परिवार के सभी फ्यूचर क्रिएटर्स, आप सभी का दिल से स्वागत है। आज का सेशन सिर्फ एक बिजनेस प्रेजेंटेशन नहीं है। आज का सेशन फ्यूचर अवेयरनेस प्लस राइट डायरेक्शन का है। आज जो आप यहाँ से सुनने वाले हैं वो आपको फ्यूचर के लिए सचेत करेगा, सजग करेगा और आपको तैयार करेगा। जो वक्त की पहचान कर लेता है जो वक्त की पहचान कर लेता है वही आगे निकल जाता है। बाकी लोग बदलाव को कोसते हैं और कुछ लोग बदलाव बन जाते हैं। साथियों, मेटावेल कोई नॉर्मल टेक्नोलॉजी नहीं है। मेटावेल बना है वेब 3 टेक्नोलॉजी पर। वेब 3 टेक्नोलॉजी पर बना है ये, और एकदम लेटेस्ट एडिशन है, कह लीजिए लेटेस्ट इन्वेंशंस है। और हमारा बिजनेस अगर लेटेस्ट इन्वेंशन पर है तो आप सोचिए कि हम बिल्कुल समय के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वेब 3 का मतलब है ऑनरशिप आपकी, कंट्रोल आपका, इनकम सिस्टम बेस्ड। अब तक हम प्लेटफॉर्म पर डिपेंडेंट थे, अब प्लेटफॉर्म हम पर डिपेंड करेगा। यही डिफरेंस है वेब 2 और वेब 3 में। वेब 3 में यूजर नहीं रहता है, ऑनर बन जाता है। यानी वेब 3 में आप यूजर नहीं, सिर्फ यूजर ही नहीं रहेंगे, बल्कि आप अपने प्लेटफॉर्म के, आप अपने बिजनेस के ऑनर बन जाएंगे। वेब 3 टेक्नोलॉजी जो है वो वेब 1 और वेब 2 के ऊपर कह लीजिए एक नया इन्वेंशन है, नया इनोवेशंस है। वेब 3 अगर कोई बिजनेस अगर एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, मतलब हम समय के पीछे नहीं है बल्कि हम समय के साथ चलने वाले हैं। इसको ठीक से समझने के लिए हम तीनों में डिफरेंस देख लेते हैं। वेब 1, वेब 2 और वेब 3 क्या, मैं बिल्कुल सिंपल शब्दों में आपको बताऊंगी। वेब 1 में हम सिर्फ पढ़ सकते थे, कुछ कर नहीं सकते थे। यूजर एक साइलेंट ऑडियंस की तरफ था, जो उसको परोसा जाता था, जो उसके लिए डेटा डिप्लॉय किया जाता था, वो सिर्फ उसे देख सकता था, पढ़ सकता था, उसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं कर सकता था। जो जिस तरीके से उसको अवेलेबल कराया जा रही इंफॉर्मेशन, वो उसी तरीके से इंफॉर्मेशन रहने वाली है। वेब 2 की अगर हम बात करें तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब कंटेंट आप बनाते हो, डेटा आपका है, लेकिन प्रॉफिट जो है उस कंपनी का है। अगर हम आज फेसबुक पे कुछ भी डिप्लॉय कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पर हम कुछ भी शेयर कर रहे हैं, यूट्यूब पर हम कुछ भी कंटेंट अपना बनाते हैं और उसको शेयर करते हैं, तो डेटा तो हमारा है, प्रॉफिट लेकिन उस कंपनी को सबसे ज्यादा मिलने वाला है। रिलेटेबल अगर हम बात करें तो इससे हम फेमस तो हुए, लेकिन कंपनी रिच हो गई। मतलब हम अगर पोस्ट डालते हैं तो मतलब हमें लोग पहचानने तो लगते हैं, लेकिन जो मेनली फायदा होने वाला है वो किसका है? कंपनी का होने वाला है। जैसे फेसबुक पे डाला तो फेसबुक की रीच बढ़ रही है, फेसबुक की कम्युनिटी बढ़ रही है, इंस्टाग्राम की कम्युनिटी बढ़ रही है। अगर अब बात करें हम वेब 3 की, तो अब पिक्चर बदल गई है। कंटेंट, डेटा, वॉलेट सब आपका है। यानी अगर हम बात करें कि जैसे आज हमारा बिजनेस है, मेटावेल बिजनेस, ये वेब 3 के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पर ये इसे स्टार्ट लाडो सर ने किया था, लेकिन आज हमारा वॉलेट हमारा है ना। आज हमारा वॉलेट हमारा, उसकी पूरी ऑनरशिप उसके ऊपर हमारी है। उसमें हम जो भी वर्किंग करते हैं उसके मिलने वाली इनकम हमारे वॉलेट में ही आने वाली है। तो वेब 1 में हमने पढ़ा था, वेब 2 में हमने पोस्ट किया था, और वेब 3 में हमने अर्न किया। यानी पहले हम सिर्फ पढ़ते थे, फिर हमने पोस्ट करना शुरू किया वेब 2 के अंदर, और वेब 3 में हमने कमाना स्टार्ट किया। मेटावेल सिस्टम हमारा 3 टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। 3 इसके आधार स्तंभ है, 3 इसके पिलर्स है। पहला है ब्लॉकचेन, दूसरा है क्रिप्टो करेंसी, और तीसरा है डिसेंट्रलाइज सिस्टम। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की। ब्लॉकचेन को सिंपली लेजर की तरह समझना चाहिए। जैसे लेजर होता है, बही खाता होता है जिसमें अपना हिसाब किताब हम लिखते हैं, उसी तरह ब्लॉकचेन जो है वो एक डिजिटल लेजर है। वैसे तो इसको 1991 में बना लिया गया था, लेकिन पहली बार इसका यूज किया गया था 2009 में, जब बिटकॉइन को उसके ऊपर डिप्लॉय किया गया था। इसको हम बहुत सिंपली तरीके से समझते हैं। मान लीजिए 100 लोग हैं, एक ही रजिस्टर में एंट्री कर रहे हैं, एक भी आदमी अकेले कुछ उसमें चेंज नहीं कर सकता। यही सिक्योरिटी है, यही ट्रांसपेरेंसी है, यही ट्रस्ट है। इसलिए ब्लॉकचेन को कहा जाता है ट्रस्ट मशीन ऑफ द वर्ल्ड। यानी इस पर अगर एक डेटा एक बार डिप्लॉय कर दिया जाए, एक इंफॉर्मेशन इसके ऊपर डिप्लॉय कर दी जाए, तो उसमें फिर कोई भी किसी भी तरह का चेंज नहीं कर सकता, कोई एडिशन नहीं हो सकता, कोई डिलीशन नहीं हो सकता।
यहाँ भरोसा इंसान पर नहीं सिस्टम पर होता है। यानी यहाँ पर हम भरोसा किसी इंसान पर नहीं कर रहे कि वो कभी बेईमान हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। यहाँ भरोसा कर रहे हैं टेक्नोलॉजी पर, एक सिस्टम के ऊपर हम यहाँ पर भरोसा करने जा रहे हैं। और जब ऐसा सिस्टम हमारा है जिसमें कोई भी एक एक रुपए का हेर फेर नहीं कर सकता है, कोई एडिशन नहीं कर सकता है, कोई डिलीट नहीं कर सकता है, तो हम बिल्कुल टेंशन फ्री होकर उस टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस के ऊपर यकीन कर सकते हैं। दूसरा आधार स्तंभ है हमारा क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो कोई शॉर्टकट नहीं है, क्रिप्टो एक टेक्नोलॉजी बेस्ड असेट है। यहाँ पर जैसे कि हम कह लें कि अभी तक हम जो भी लेन देन करते थे करेंसीज का, वो बैंक के थ्रू करते थे। बैंक में हम पैसा जमा कराते और जब हमें जरूरत होती हम निकालते या पेमेंट करते थे। यहाँ पर कोई बैंक नहीं होगा, यहाँ पर कोई बॉर्डर नहीं है। जैसे आज अगर हमें किसी और करेंसी, किसी कंट्री से अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, अगर हमें उन्हें एक्सपोर्ट करना है तो हमें पेमेंट उनकी करेंसी से अपनी करेंसी में एक्सचेंज करना होगा। अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो भी हमें जहां से मंगाना है अपनी करेंसी को वहां से एक्सचेंज कराना होगा। तो ये बॉर्डर के कारण करेंसीज चेंज हो जाती है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में बॉर्डर कोई बैरियर नहीं होती, 24/7 सिस्टम होता है। बैंक जो होता है वो 9 से 5 का टाइम बैंक का रहेगा, तो आपको बैंकिंग आवर्स में ही काम करना होगा। लेकिन क्रिप्टो करेंसी 24/7 सिस्टम अवेलेबल है। मेटावेल का फोकस जो मेनली है वो नॉलेज पर है, अवेयरनेस पर है, लॉन्ग टर्म सिस्टम पर है। तो क्रिप्टो कोई गैम्बलिंग नहीं है। जैसे कई लोग कहते हैं कि हमने 2009 में 6 या 7 रुपए में खरीदा था, आज करोड़ों रुपए का हो गया। तो ये कोई गैम्बलिंग नहीं हुई। सिस्टम बेस्ड होने के कारण टाइम बिंग इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ी, लोगों ने इसकी इंपॉर्टेंस को समझा और इसका यूज बढ़ा। इसका यूज बढ़ने से इसकी वैल्यू बढ़ी। तो ये कोई गैम्बलिंग नहीं है, ये कोई शॉर्टकट नहीं है पैसा कमाने का। समझ के किया गया डिसीजन है। समझ के किया गया डिसीजन हमेशा स्ट्रांग होता है। अगर आपने कोई चीज सोच के करिए, समझ के करिए, समझ के अगर आपने डिसीजन लिया है तो डेफिनेटली वो हमेशा सही होगा और हमेशा स्ट्रांग डिसीजन होगा और आपको लाइफ में कभी भी उसके ऊपर पछतावा नहीं होगा। तो आज अगर बिटकॉइन के लिए हमने समझ के उस वक्त डिसीजन नहीं लिया, अगर जब वो कौड़ियों के दाम पे मिल रहा था हमने उसे परचेज नहीं किया, आज हमारे पास पछतावा है कि अगर हमने भी काश उस वक्त ये खरीदा होता तो आज हमारे पास भी इतनी इतनी वैल्यू होती। कि जैसे कि क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन जो है उस वक्त 6-7 रुपए में अवेलेबल हो रहा था और आप देखिए 1 करोड़ आईएनआर को क्रॉस कर चुका है, 1.25 करोड़ को क्रॉस कर चुका है। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ समझ के किया गया डिसीजन हमेशा स्ट्रांग होता है। इवोल्यूशन ऑफ करेंसी, अगर हम बात करें कि धन का विकास किस तरीके से हुआ, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को अगर हमें ढंग से समझना है तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि धन हमारी जिंदगी में आया कैसे, धन का विकास हमारे यहाँ हुआ कैसे। तो बार्टर सिस्टम से लेकर क्रिप्टो करेंसी तक की यात्रा को हमने कैसे पूरा किया। यानी स्टार्टिंग में बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम मतलब वस्तुओं के बदले वस्तुओं का बदलाव किया जाता था, अपनी जरूरत की वस्तु को खरीद लिया जाता था और दूसरी वस्तुओं को, मतलब अपनी वस्तुओं की जरूरत की वस्तुओं को लेकर अब दूसरों को जो जरूरत थी वो वस्तु हम उसे अवेलेबल करा देते थे। तो वस्तु विनिमय से हम लोगों ने शुरू किया था। धीरे धीरे हमारी जनसंख्या बढ़ने लगी, लोगों की जरूरतें बढ़ने लगी, और जब लोगों की जरूरतें बढ़ने लगी तो हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए था। हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए था जिसमें कि हम सभी लोग अपनी वस्तुओं का अदल बदल कर पाए। इसके लिए हमने क्या किया, हमें ऐसी वस्तु की जरूरत होने लगी जिसमें हम सारी वस्तुओं का मूल्य मापन कर सकें और हम उससे अपनी जरूरत की वस्तुएं खरीद सकें। मतलब सारी वस्तुओं का मूल्य उसमें मापित हो जाए और हम आपस में उस मूल्य को देकर दूसरी वस्तुएं, अपनी जरूरत की वस्तुएं खरीद पाए। तो धीरे धीरे राजा महाराजाओं का जमाना था, सोने सोने के सिक्के जारी किए गए। सोने के सिक्के से हम अपनी जरूरत की वस्तु खरीद लेते थे। लेकिन सोना उस वक्त भी बहुत मूल्यवान धातु था, आज भी मूल्यवान धातु है। तब भी सोने के खोने का डर था, आज भी। और अगर मान लीजिए आप सोचो करेंसी के रूप में अगर आपको स्वर्ण मुद्रा मिल गई, आज आप सोचिए नोट की जगह अगर सोने के सिक्के चलने लग गए तो हम लोग क्या करेंगे, उसे खर्च करने की बजाय अपने लॉकर में रखना ज्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि सोना आज एक मूल्यवान धातु है और सोना उस वक्त भी मूल्यवान धातु थी। तो जिन लोगों की अप्रोच से बाहर था, जिन लोगों की पहुंच से बाहर था, उन लोगों ने सोने को अपने पास इकट्ठा करना शुरू कर दिया, खर्च करना। तो लगा नहीं, अब ऐसी मुद्रा की जरूरत है जिसमें डेप्रिसिएशन भी ना हो, मूल्यह्रास भी ना हो, और जिसमें हम जो इजीली लोगों के पास इधर से उधर जाने में हम यूज कर पाए। तो धीरे धीरे स्वर्ण चांदी मुद्रा की जगह हमने कुछ धातु मुद्रा दूसरी तरह की यूज करनी शुरू करी। तांबी के सिक्के, कांसे के सिक्के, इस तरह के सिक्के हमने यूज में लेने स्टार्ट कर दिए।
फिर धीरे धीरे हमें महसूस होने लगा कि जो बड़े पेमेंट होते हैं, 1 लाख 2 लाख का पेमेंट अगर करना हो तो उसमें कट्टे के कट्टे बोरी की बोरी भर जाया करती थी। और यातायात के साधनों का भी उतना विकास नहीं हुआ था। अब यातायात के साधनों का विकास नहीं हुआ, उसके चक्कर में क्या हुआ कि अब एक जगह से दूसरी जगह पर इतनी बोरी भर के पेमेंट ले जाना बहुत मुश्किल होने लगा। तो धीरे धीरे कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। धीरे धीरे हमें ऐसा लगने लगा कि इस भारी मुद्रा की जगह किसी हल्की मुद्रा को यूज किया जाना चाहिए। हल्की मुद्रा के रूप में कागजी मुद्रा यानी पत्र मुद्रा का निर्गमन किया गया। जब पत्र मुद्रा जारी की गई तो शुरू में हमें बहुत सहूलियत हो गई। एक जगह से दूसरी जगह में ले जाने में बहुत हल्की फुल्की मुद्रा थी, बहुत ज्यादा वजन हमें उठाना नहीं पड़ता था, इजी हो गया। लेकिन थोड़े टाइम बाद हमें महसूस होने लगा इसको छापने में, इसकी प्रिंटिंग करने में बहुत पैसा खर्च होता है। और इसके लिए हमें टाइम टाइम पे मुद्राओं को बदलना भी पड़ता है, क्योंकि नोट कट फट जाते हैं, बार बार इसे इशू करना पड़ता है ना। और ये कह बार बार नोटों में जैसे कि डीमोनेटाइजेशन होने के कारण बार बार नोटों को भी बदल दिया गया। कभी 500 के नोट बदले, कभी 5,000 के नोट हटाए, 10,000 के नोट हटाए, फिर 1,000 के नोट लाए गए, फिर 1,000 के नोट हटा के 2,000 के नोट लाए गए, 2,000 के नोटों को फिर हटा दिया गया, 500 के नोट को बदल दिया गया, 200 के नए नोट जारी किए गए, 100 के नोट को बदल दिया गया, 20 के नोट को 50 के नोट को बदल दिया गया। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा पैसा हमारी इकोनॉमी में इन सब चीजों पे खर्च होने लगा। धीरे धीरे जैसे जैसे विकास होता गया, हमारे यहाँ पर यह कहा गया है कि अब पेपर करेंसी की जगह प्लास्टिक कार्ड को यूज करें तो ज्यादा ठीक रहेगा, ताकि डेप्रिसिएशन ना हो। और प्लास्टिक कार्ड में हमें बैंक में लंबी लंबी लाइनों या लंबी लंबी कतारों में खड़ी रहने की जरूरत भी नहीं रहेगी। और हम प्लास्टिक कार्ड यूज करके 24/7 उसका यूज कर सकते हैं। इसके लिए हमारे घर के आसपास बहुत सारी एटीएम मशीन्स लगा दी गई। हमें जब पैसा डिपॉजिट कराना है उसके थ्रू हम करा सकते थे, जब विड्रॉ करना है तब हम उसके थ्रू कर सकते थे। बहुत सहूलियत हमें हुई, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर भी करप्शन एंटर कर गया और लोगों के साथ फ्रॉड होने लगे ओटीपी के नाम पर। अब ऐसे में हमें लगा कि कुछ और करना चाहिए। धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक मनी 2012 में हमारे बीच में आई, जिसमें हम अपने डिवाइस से ही पैसों को इधर से उधर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करने लगे। शुरू में लोगों ने इसका विरोध किया, लोगों ने डरते डरते इसे नहीं अपनाया, लेकिन धीरे धीरे लोग इसे अपनाने लगे। जब 2020 में कोरोना का टाइम आया तो इसके अलावा हमारे पास कोई चॉइस नहीं रह गई, इसे हमें अपनाना ही था। लेकिन आज आप देखिए, आज शायद हम शुरू में हमने इसका विरोध किया था, लेकिन आज देखिए हम किस स्थिति में पहुंच चुके हैं। आज शायद हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास डिजिटल मनी ज्यादा होगी, अपने अकाउंट में पैसों से ज्यादा पेमेंट करते हैं। और हम कह लीजिए मतलब कैश अपने पास रखना कम पसंद करते हैं, या हमारे पास कैश कम होता है क्योंकि सामने वाला भी हमेशा ऑनलाइन ट्रांसफर देने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहता है। तो अब धीरे धीरे जब हमने ऑनलाइन ट्रांसफर देना सीख लिया, चाहे मजबूरी में ही सीखा, आज हम उसको बहुत मतलब हम लोगों के लिए विनिमय का माध्यम जो है, आज ऑनलाइन ट्रांसफर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, ज्यादा फेमस हो गया है, ज्यादा यूज में आने लगा है। अब देखिए, जब हमने यूपीआई ट्रांसफर को शुरू में यूज नहीं किया, इसका विरोध किया, हम इससे नहीं पेमेंट करना चाहते थे, लेकिन आज देखिए इतना विरोध करने के बावजूद ये चीज कितनी पॉपुलर हो चुकी है। तो आप ये सोचिए कि जिस चीज का विरोध होता है ना, सबसे ज्यादा पॉपुलर बाद में जाकर वही चीज होती है। वही चीज बिटकॉइन के मामले में शुरू में कहते थे आभासी मुद्रा है, जो चीज है ही नहीं उसके अंदर हम कैसे उसको खरीद और बेच सकते हैं और कैसे उसकी वैल्यू बढ़ेगी। आज आप देखिए बिटकॉइन कहाँ से कहाँ तक पहुंच चुका है। यानी 2009 में स्टार्ट हुआ था और आज देखिए 2025 में वो किस प्राइस के ऊपर पहुंच चुका है। तो क्या आपको लगता है ये समय यहीं रुकने वाला है? नहीं, ये समय यहाँ नहीं रुकने वाला है। आज अगर क्रिप्टो करेंसी का यूज नहीं समझ रहे हैं, हम क्रिप्टो करेंसी को गैम्बलिंग समझते हैं या शॉर्टकट समझते हैं, तो ये आज नहीं तो कल हमें बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा। आज अगर हम इसे, क्योंकि बिटकॉइन के लिए हम पछता चुके हैं, अब अगर हमने और सारी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर विश्वास नहीं किया, अगर हमने उसे नहीं किया, तो वापस हमारे पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। क्योंकि नया पैसा हमेशा पहले रिजेक्ट होता है और बाद में रिग्रेट बन जाता है। और बेस्ट एग्जांपल मैं आपके सामने बिटकॉइन का है। उसका भी विरोध हुआ था और आज देखिए वो कितना पछतावा बन गया है। और इसी तरह देखिए, हमने पहले यूपीआई ट्रांसफर को नहीं एक्सेप्ट किया था, बाद में हमने उसे भी एक्सेप्ट किया है। तो नया पैसा हमेशा पहले रिजेक्ट होता है और बाद में रिग्रेट बन जाता है। अगर हम बात करें तो इस इवोल्यूशन ऑफ मनी ने हमें यही सिखाया है, यानी मुद्रा के विकास से हमने यही सीखा है।
अब बात करते हैं तीसरे पिलर की, तीसरे आधार स्तंभ की। तो तीसरा आधार स्तंभ है डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज सिस्टम को समझने के लिए हमें पहले सेंट्रलाइज सिस्टम और डिसेंट्रलाइज सिस्टम में डिफरेंस समझना होगा। बैंकिंग सिस्टम जो है वो सेंट्रलाइज सिस्टम है, यानी भारत का रिजर्व बैंक जो है वो भारत का केंद्रीय बैंक है। वो पूरे बैंकिंग सिस्टम को मॉनिटर करता है, पूरे बैंकिंग सिस्टम को ऑब्जर्व करता है और पूरे बैंकिंग सिस्टम को चलाता है। जबकि वॉलेट जो है, जो हमारा डिसेंट्रलाइज वॉलेट जिसके थ्रू हम काम करते हैं अपने सिस्टम के अंदर, वॉलेट सिस्टम डिसेंट्रलाइज है। उसके ऊपर किसी का कोई अधिकार नहीं, हमारे वॉलेट पर सिर्फ और सिर्फ हमारा अधिकार है। बैंक में परमिशन चाहिए, वॉलेट में ऑनरशिप होती है। बैंक में हमें कुछ भी काम करने के लिए परमिशन लेनी होती है बैंक की, लेकिन वॉलेट में हमें ऑनरशिप मिलती है। बैंक का पैसा बैंक के कंट्रोल में रहता है। जब चाहे तब 50 के नोट बदल दिए, 100 के नोट बदल दिए, 1000 का नोट शुरू कर दिया, 2000 का 1000 का बंद कर दिया, 2000 का शुरू कर दिया, फिर 2000 का भी बंद कर दिया। पूरा कंट्रोल किसका है? बैंक का कंट्रोल है, फाइनेंस मिनिस्टर का कंट्रोल है, गवर्नमेंट का कंट्रोल है। वॉलेट का पैसा आपका है, आपका अपने वॉलेट पे पूरी तरह से कंट्रोल है। कंट्रोल जहां होता है, फ्रीडम वहां नहीं होती है। तो आप सोचिए, जहां पर कंट्रोल है वहां पर फ्रीडम कहाँ है? अब डिसेंट्रलाइज सिस्टम को अगर अब तीनों बातें मैं आपसे फिर से बोलना चाहूंगी। हमारे मेटावेल सिस्टम का आधार है, सबसे पहले हमने बात करी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और दूसरी बात हमने करी क्रिप्टो करेंसी, और तीसरी बात हम करें डिसेंट्रलाइज सिस्टम, यानी पूरी तरह से आधार है। वाई वी शुड ज्वाइन मेटावेल। अब मैंने आपको बताया कि तीनों इसकी जो खूबियां हैं, जो इसके आधार जिनके ऊपर टिका हुआ है मेटावेल सिस्टम, उसके बारे में मैंने आपकी पूरी विशेषताएं उसकी बताई। अब बताइए हमें मेटावेल सिस्टम क्यों ज्वाइन करना चाहिए। सबसे पहली बात है, हमारा मेटावेल सिस्टम वेब 3 अर्निंग प्रोग्राम यानी वेब 3 प्लेटफॉर्म के ऊपर डिप्लॉयड है। यानी यहाँ पर पूरा कंट्रोल आपके वॉलेट के ऊपर आपका ही रहने वाला है। आप उसमें जैसे चाहें वैसे आप खुद चेंज कर सकते हैं। लर्न एंड अर्न प्रैक्टिकल सिस्टम यहाँ पर है, यानी आप सीख कर और अर्निंग को बढ़ा सकते हैं। रेफरल इनकम है यहाँ पर, अगर आप सिस्टम को किसी और को रेफर करते हो तो उस जिसको आपने रेफर किया वो तो कमाएगा, उसके कमाने से भी आप अपनी इनकम बनाएंगे। तो ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो एक्सपोजर, यहाँ पर ब्लॉकचेन और क्रिप्टो का एक्सपोजर है, यानी ब्लॉकचेन के सारे फायदे आपको मिलने वाले हैं, क्रिप्टो करेंसी के भी फायदे आपको मिलने वाले हैं। पैसिव इनकम अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर है, मतलब आपके काम करने से आपको इनकम हो रही है, आपके अपलाइन के काम करने से भी आपको इनकम होगी, आपके डाउनलाइन के काम करने से भी आपको इनकम होगी, और आपकी कभी